सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 20वीं सदी की शुरुआत में ही सदियों से चले आ रहे अंग्रेजी शासन के विरोध में भारत में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल हुई। ऐसे में युग दृष्टा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ध्येय था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और हर दृष्टि से हिंदू धर्म की नींव को मजबूत करना, चाहे सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक या राजनीतिक रूप से। डॉक्टर हेडगेवार हिंदू समाज से अस्पृश्यता एवं जातीय विभाजन जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर सभी को गले लगाकर चलने वाले हिंदुत्व की पुनः प्राप्ति करना चाहते थे। उन्हें देश में बड़े स्तर पर फैली गरीबी, शिक्षा साधनों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और असंगठित अवस्था जैसी स्थितियों की ज्यादा चिंता थी। डॉक्टर हेडगेवार की विचारधारा को आरएसएस के बाद के नेताओं ने और आगे बढ़ाया। द्वितीय सरसंघ चालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, उपाख्य श्री गुरुजी ने हिंदू समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को जारी रखा। इस दिशा में एक और कदम 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना और सभी संतों, महात्माओं और शंकराचार्यों को एक मंच पर लाना था। 1969 में ओडीपी में विश्व हिंदू परिषद का एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, जिसमें 15,000 प्रतिनिधियों और धर्माचार्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर पेजावर मठ के श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी भी उपस्थित थे। उडुपी में विश्व हिंदू परिषद का एक सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में अस्पृश्यता का विरुद्ध एक निर्णय संतों का नेतृत्व में स्वीकार किया। सभा की समाप्ति हिंदवः सोदरा सर्वे अर्थात सभी हिंदू भाई भाई हैं जैसे ऐतिहासिक मंत्र से हुई। तृतीय सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस ने कहा था कि अगर छुआछूत अपराध नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी अपराध नहीं है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इस बात से प्रेरणा लेकर स्वयंसेवकों ने अपने सभी कार्यों के माध्यम से सामाजिक एकता लाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ दशकों में सेवा कार्यों में खासी उन्नति हुई। लेकिन इन सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक योजनाबद्ध पद्धति का सूत्रपात 1989 में हुआ। 1989 में संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म शताब्दी का वर्ष था। उस समय हमने थोड़ा सा एक और थ्रस्ट रखा कि इसके बाद हम समाज में और अधिक संख्या में स्वयंसेवकों को और सेवा कार्य में लगाना चाहते हैं। भावना तो पहले से है ही, इसको और थोड़ा सा नया डायमेंशन जोड़ने का प्रयास 1989 में हुआ। परिणामतः इतने 16 वर्षों में आज हम कह सकते हैं कि लगभग 60,000 सेवा कार्य सारे देश भर में संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। करोड़ों भारतीय अभी भी अशिक्षित हैं और बहुतों को अपने राष्ट्र की सुसंपन्न पारंपरिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी ही नहीं है। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा लागू की गई स्वार्थ आधारित शिक्षा प्रणाली थी। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद बनने वाली सरकार ने भी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली एवं मार्क्सवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। अब शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहन मिलने लगा और वो अधिकांश जनता के बूते के बाहर हो गई। इस गंभीर परिस्थिति ने आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अपने 40% से भी अधिक सेवा कार्यों को शिक्षा पर केंद्रित करें। बालिकाओं और समाज के वंचित वर्गों के लोगों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों में से कुछ इस प्रकार हैं: वनवासी और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा देना, जहां ज्यादा जरूरत है वहां विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित करना, योग, संस्कृत और राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करना, भारतीय संस्कारों का प्रादुर्भाव, अनुसंधान संचालन एवं गुरुकुल जैसी वैकल्पिक शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना।
दूर दराज के इलाकों में सीमित संसाधनों जैसी चुनौती का सामना करने के लिए नए तरीके की खोज की गई। इन इलाकों में एकल विद्यालय अर्थात एक विद्यालय में एक शिक्षक जैसी शिक्षा प्रणाली शैक्षणिक क्रांति लाने में कारगर सिद्ध हो रही है। केरल के एक दूर दराज के गांव कुल्लूर में कुरमा और कुट्टी नायका जनजातियां रहती हैं। ये एक विडंबना ही है कि 100% शिक्षित होने का दावा करने वाले इस प्रदेश में केवल मुट्ठी भर जनजातियां ही शिक्षित हैं, लेकिन भविष्य के लिए एक आशा है। विवेकानंद मेडिकल मिशन और यहाँ के स्थानीय समाज के सहयोग से अब यहाँ एकल विद्यालय चल रहा है। हर शाम बच्चे खेतों, खलियानों और जंगलों के रास्ते चलकर पंचायत घर आते हैं, जहाँ उनकी कक्षाएं लगती हैं। രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഡെയിലി ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്। ഈ 2 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം 4। हम यहाँ हर रोज शाम को 2 घंटे 4:30 से 6:30 बजे तक कक्षाएं लगाते हैं। लगभग 22 बच्चे इन कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। कक्षा में हम मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी और गणित पर विशेष ध्यान देते हैं। एकल विद्यालय सामाजिक परिवर्तन का भी एक माध्यम है। गुजरात के एक गांव खेवड़ा में अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं जो लड़कों की शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करते। ऐसे में लड़कियों के स्कूल जाने के विचार का भी कड़ा विरोध हुआ। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने खेवड़ा के लोगों का विश्वास अर्जित किया और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। अब कुल मिलाकर 80 छात्र इस एकल विद्यालय में जाते हैं और प्रसन्नता की बात यह है कि उनमें अधिकतर लड़कियां हैं। हमें यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं और मजे करते हैं। आज 15,000 से भी ज्यादा एकल विद्यालय हैं। इनमें से हर एक विद्यालय देश के अत्यधिक वंचित वर्गों के लाखों लोगों को शिक्षा का उपहार दे रहा है। लोगों से मिल रहे प्रोत्साहन, समर्थन और बच्चों के उत्साह से आरएसएस को देश के हर एक कोने में विद्यालय स्थापित करने के अपने सपने को साकार करने में सहायता मिल रही है। भारत के जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तंत्र अभाव एक अखरने वाला विषय रहा है। अगर कोई स्कूल होता भी है तो उसका फायदा आसपास रहने वालों को ही मिलता है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों और शहरी इलाकों में लड़कों और लड़कियों के लिए सैकड़ों छात्रावासों की स्थापना की गई है। असम के चाय बागानों के शहर तिनसुकिया में कल्याण आश्रम छात्रावास हैं, जहां 60 से भी अधिक छात्र रहते हैं। 1990 में अपना ये बिल्डिंग का एक विंग बना। लोकल पूरा सहयोग के साथ ये हम लोग का 2-3 विंग तैयार होके अभी इस रूप में आया है। यहाँ में करीब अब तक 150 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। सभी आसपास के ट्राइबल बच्चे हम लोग लेके आते हैं। एक बार कल्याण आश्रम में भर्ती होने के बाद बच्चों की शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नींव को दृढ़ता प्रदान की जाती है। मैं 2001 सन में आया था इस कल्याण आश्रम में। उसमें घर का परिस्थिति हमारा इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए कल्याण आश्रम में बिना पैसा का इसमें पढ़ाने के लिए लाया है। अरुणाचल प्रदेश के माधवपुर में हाल ही में केशव छात्रावास के नाम से एक छात्र निवास शुरू किया गया है। वर्तमान में यहाँ 8 बच्चे हैं जो स्थानीय म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं। मैं असम से आया हूँ, दुंदुमा। यहाँ पर 3 साल से रह रहा हूँ छात्रावास पर। कक्षा 8 में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। मैं यहाँ में इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ अच्छा संस्कार मिला जाए, और यहाँ पर दोस्त भी बहुत है जिसके साथ मैं मज़े में रह रहा हूँ। यद्यपि सुविधाएं अभी मूलभूत हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। ये छात्रावास हम चला रहे हैं बच्चों में अपना भारतीय संस्कार देने के लिए।
उनमें राष्ट्रवाद का विकास हो, बच्चे राष्ट्रीय चेतना को समझे, इसलिए मैं इस छात्रावास को चला रहा हूँ। दूसरी तमाम तरह की ऐसी शक्तियाँ जो हमारे धर्म पर चोट कर रही हैं, जो हमारे समाज को दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो रुके और बच्चे हमारे संस्कारित बने, देशभक्त बने। झारखंड के नोडीहा में वनवासी कल्याण आश्रम सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चला रहा है, जिसमें विशेष रूप से जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के साथ एक छात्रावास जुड़ा हुआ है, जहां 300 से भी अधिक बालक और बालिकाएं रहते हैं। मैं 2 सालों से यहाँ पढ़ रही हूँ। गांव में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरे माँ पिता यहाँ भेज दिए। घर में थी तो सभी काम माँ करती थी, यहाँ हम लोग स्वयं स्वावलंबी बनते हैं। ये विद्यालय की शिक्षा के उच्च स्तर और छात्रावासीय सुविधाओं का ही प्रतिमूल है कि छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। मेघालय में भी स्थानीय समाज की सहायता से बहुत से उच्च स्तरीय संस्थान और कार्यक्रम चल रहे हैं। इनमें से एक सेवा भारती केंद्र में चलने वाला छात्रावास है, जहां उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक महाविद्यालयों में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्रों को निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध है। गुजरात के खेवड़ा में चलने वाला सीमा जन कल्याण छात्रावास सीमावर्ती गांवों के बच्चों के लिए रहने, खाने और शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। इनके परिजनों को 2 जून की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में बच्चों को शहर भेजकर पढ़ाना इनके लिए संभव नहीं है। ये छात्रावास निःशुल्क घर जैसी सुविधाएं और संपूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार उनका भविष्य सुरक्षित रहता है। दिल्ली में सेवाधाम आवासीय विद्यालय की 1975 में स्थापना की गई, जो अब एक सर्वोत्कृष्ट शिक्षा का एक केंद्र बन गया है। 22 प्रदेशों के छात्र यहां पर रहते और शिक्षा प्राप्त करते हैं। 350 छात्रों में से अधिकांश छात्र वनवासी एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई और कारगर कदम उठाए गए हैं। बाल गोकुलम नामक केंद्रों में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को हिंदू धर्म और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा देकर प्रबुद्ध बनाया जाता है। अभ्यासिका नाम से ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, जहां झुग्गी बस्तियों के बच्चों को स्व अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण वातावरण दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, खासकर महिलाओं को शिक्षित करना है। देश में अभी ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके मां बाप नहीं हैं। इन बच्चों को संपूर्ण घर प्रदान करना संघ का लक्ष्य बन गया है। बेंगलोर का अनाथ शिशु निवास ऐसे ही 70 बच्चों का घर है, जिनमें कुछ की उम्र बहुत ही कम है, जैसे कि ये छोटी बच्ची जो निवास के दरवाजे पर अकेली पाई गई। बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित स्वयंसेवी के गुटों के माध्यम से सेवा भारती शिशु निवास का संचालन करती है। यहाँ का वातावरण खुशनुमा है। अध्यापक और प्रबंधक इस बात का ध्यान रखते हैं कि शिक्षा मनोरंजक हो और बच्चों को दिया जाने वाला खाना पर्याप्त और पौष्टिक हो। बेंगलोर में चलने वाला अपने आप में अनोखा प्रकल्प नेले हैं, जो कर्नाटक के विभिन्न भागों से आए 100 से भी अधिक कूड़ा बीनने वाले बच्चों का घर है। नेले आने से पहले इन बच्चों का भविष्य अंधकार में था। परिस्थितियों से मजबूर इन बच्चों को जिंदा रहने के लिए गलियों की खाक छाननी पड़ती थी। नेले के स्वस्थ वातावरण में उनके पास सर्वांगीण विकास के अवसर हैं, जो उन्हें एक जिम्मेदार
और संस्कारित नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। नेले उन्हें खाना, रहना, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ स्कूलों में भर्ती भी करता है। समाज का कोई भी वर्ग जम्मू और कश्मीर की यातना का उतना सटीक प्रतीक नहीं हो सकता जितना कि वो बच्चे जिनके माता पिता आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। यहाँ मुझे 5वां साल चल रहा है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरी माता को मिलिटेंटों ने मारा था, इसलिए मैं यहाँ शिक्षा लेने आया। मेरे डैडी को मिलिटेंट्स ने मारा था, इसलिए मैंने पढ़ना भी था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पर अधिकतर बच्चे ऐसे जिनके मम्मी डैडी को मिलिटेंट्स ने मारा है, इसलिए हम भी यहाँ पढ़ने के लिए आ गए। जम्मू में बना हुआ स्वामी विवेकानंद बाल निकेतन एक ऐसा स्कूल और छात्रावास है जहाँ 6 से 16 साल की उम्र के 61 बच्चे रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हमारे पास इमोशनली शैटर्ड आए थे, और ख़ास करके जिन बच्चों की 2 तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी मदर को उन्होंने हैंग करके मारा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर को घर से निकाल के घसीटते हुए गोलियों से छलनी कर दिया। इतनी क्रूअल्टी उन्होंने की मासूम बच्चों के लिए। स्वामी विवेकानंद बाल निकेतन अब इनका घर है जो इनकी सभी जरूरतों को भी पूरा करता है। भविष्य की योजनाओं में 50 और बच्चों को जगह देने के लिए छात्रावास का विस्तार और सबसे जरूरी बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाना शामिल हैं। सेवा भारती मातृ छाया नामक प्रकल्प के तत्वाधान में अनेक केंद्र चला रही है। मातृ छाया की दिल्ली शाखा तब तक अनाथ शिशुओं की देखरेख करती है जब तक उन्हें एक अच्छा घर नहीं मिल जाता। किसी भी बच्चे को गोद देने से पहले सेवा भारती के कार्यकर्ता इस बात की पूरी छानबीन कर लेते हैं कि बच्चा एक अच्छे और सुरक्षित घर में जाए। ऐसे दूसरे आश्रय स्थलों जैसे केरल के यूरेकन की संजीवनी समिति हैं, जो अनाथ लड़कियों के लिए हैं। संजीवनी समिति उन जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करती हैं जो उन बालिकाओं के माता पिता करते, जैसे विवाह के योग्य लड़कियों की शादी कराना। बच्चों को अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व रखने एवं भारत की संपन्न धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की शिक्षा देने के लिए उन्हें संस्कारित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आरएसएस से प्रेरित सभी शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों के मनों में ये जीवन मूल्य स्वमेव घर कर जाते हैं। संस्कार केंद्र विभिन्न समुदायों एवं विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमियों के बच्चों के बीच में संगम का काम कर रहे हैं। आसाम के डिब्रूगढ़ में चलने वाला संस्कार केंद्र एक ऐसी संस्थान है जो आसामी और गैर आसामी बच्चों को एक पटल पर लाता है। आसाम के फिलोवाड़ी में चलने वाला लचित संस्कार केंद्र चाय बागानों में काम करने वाले वनवासियों के बच्चों के मन में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्य उत्पन्न करता है। मेघालय के अलग थलग रहने वाले खासी जनजाति के लोग भी अब उत्साहपूर्वक अपने बच्चों को संस्कार केंद्र में भेज रहे हैं। भारत के लाखों गांव अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम हैं। शहरी इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर लगातार गिरता रहा है। यहाँ ज्यादातर लोग भीड़ भाड़ वाली झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जहाँ साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। विडंबना ये है, लोग ऐसी बीमारियों से मारे जाते हैं जिनसे बचना या जिनका इलाज संभव है। ऐसे में लचर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं और महंगे निजी स्वास्थ्य केंद्र केवल एक छोटे से समूह को ही लाभ पहुंचाते हैं। इस परिस्थिति में आरएसएस अपनी कोशिशों से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इसके लिए 20% से भी अधिक सेवा कार्यों को इस ओर केंद्रित किया गया है।
1972 में स्वास्थ्य संबंधी प्रकल्पों की शुरुआत हुई। उसी समय स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य केरल के वायनाड जिले के दूर दराज के कुट्टू नाइका जनजाति के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करना था। मुत्तिल में चलने वाली एक छोटी सी निःशुल्क डिस्पेंसरी अब आधुनिक उपकरणों के साथ एक धर्मार्थ अस्पताल में बदल चुकी है। डॉक्टरों, नर्सों, कंपाउंडरों और कार्यकर्ताओं की एक कुशल टीम हर रोज लगभग 150 मरीजों का इलाज करती है। पिछले वर्ष हमने अपने आदिवासी इलाकों में 400 से भी अधिक चिकित्सा शिविर लगाए और 90,000 से अधिक मरीजों का इलाज अस्पतालों और शिविरों में किया। मेडिकल कैंप्स। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन ने इस बात की खोज की कि इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी है। इन लोगों के इलाज के लिए मिशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ काम कर रहा है। मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल के दूर दराज के पहाड़ी गांव नोंगडोम में चल रही सेवा भारती की मोबाइल डिस्पेंसरी से 70 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। डॉक्टर मोंटू बोरा इस गाड़ी के साथ रहते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। मोबाइल डिस्पेंसरियां शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचती हैं। राष्ट्रोत्थाना की मोबाइल डिस्पेंसरी बेंगलोर शहर की झुग्गी बस्तियों में आती जाती हैं। मरीज चाहे जवान हों या बूढ़े, बेसब्री से डॉक्टर राव के आने का इंतजार करते हैं। हर रोज हम 3 झुग्गी बस्तियों में जाते हैं। ऐसे सप्ताह में 6 दिन यानी 18 बस्तियां जिनको हमने चुना है। हम यहाँ बूढ़ों, बच्चों और अनाथों का इलाज करते हैं, खासतौर से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और गैस्ट्रिक जैसी बीमारियों का। राष्ट्र उत्थाना की मोबाइल डिस्पेंसरी से सभी को बहुत फायदा होता है, खास करके बुजुर्गों को जो कमर दर्द, जोड़ों में दर्द आदि समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। डॉक्टर आते हैं और उनका इलाज कर उन्हें दवाई देते हैं। ऐसे लाखों लोग जिनके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, वो अब देश भर में फैले उपकरणों से लैस 400 मोबाइल डिस्पेंसरियों से अपना इलाज करा रहे हैं। इस प्रकल्प की सफलता स्वैच्छिक डॉक्टरों, समाज सेवियों और दानियों की कोशिशों का परिणाम है, जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपनी दक्षता और पैसों का दान किया है। जहां एक और प्राथमिक और रोग निरोधक स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहीं ये आवश्यकता भी महसूस की जा रही है कि साधन संपन्न चिकित्सालय हो, जिनमें इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सीय विशेषज्ञ उपलब्ध हों। ग्रामीण एवं नगरीय इलाकों में 100 से अधिक अस्पतालों की स्थापना की गई है, जिनमें विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बना डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान भी इन्हीं में से एक है, जो स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में एक विशेष महत्व रखता है। 1989 में 6 समर्पित डॉक्टरों द्वारा शुरू किया गया अपने आप में ये अनोखा अस्पताल है, जो शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों का इलाज करता है। जब हम मेडिकल कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले थे, तब हमारे मन में समाज सेवा का विचार आया। हमने सोचा कि हमने जो कुछ भी समाज से लिया है, उसे समाज को वापस करना होगा। इस विचार के साथ हम संघ की एक ज्येष्ठ मंडली से मिले और फिर हमने वैद्यकीय काम करने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस अस्पताल की स्थापना हुई। तर एक मोठं रुग्णालय आपण चालू करावं। ती पट्टी लावल्यापासून काही जेवणात फरक झालाय? अस्पताल की शुरुआत 10 बिस्तरों के साथ हुई थी। इसमें अब सभी आधुनिक उपकरण और चिकित्सा सुविधाएं हैं। 150 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में अब 55 चिकित्सक, 32 डॉक्टर सलाहकार, निपुण सहायक और बहुत से स्वयंसेवी काम करते हैं।
यहाँ आने के बाद स्वर्ग एक किस्म का, बहुत अच्छे लोग हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, दवाखाना बहुत अच्छा है और बहुत प्यार से जो मरीज़ के साथ बात करते पेश आते हैं। ये नहीं कि चलो भाई ये गिराक है, ऐसा नहीं, वो अपना भाई रिश्तेदार माँ बाप से भी ज़्यादा इज्जत करते उसकी। हर दिन अस्पताल में हजारों मरीजों का इलाज होता है और बहुत से छोटे बड़े ऑपरेशन होते हैं। व्यावसायिक रूप से चल रहे ब्लड बैंक की एक श्रृंखला इन स्वास्थ्य सुविधा सेवाओं का अंग है। ये सभी संस्थान नेशनल ब्लड बैंक की नीतियों के अनुसार ही चल रहे हैं, जैसे रक्त का सही उपयोग, 100% स्वैच्छिक रक्तदान, सुदूर गांव में रक्तदान केंद्र की स्थापना और सुव्यवस्थित ढंग से रखरखाव। बेंगलोर शहर ऐसे ही एक रक्तदान केंद्र से लाभान्वित हो रहा है। रक्त संग्रहण और वितरण जैसे उच्च स्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रतिवर्ष 7,000 रक्त की बोतलों के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ज़्यादातर रक्त की बोतलें सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दी जाती हैं। लगभग 40 से 45% सरकारी अस्पतालों को दिया जाता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। इस कारण ज़्यादातर लोग हमारे राष्ट्रोत्थान ब्लड बैंक में रक्तदान करने में संतुष्टि महसूस करते हैं। अव्यावसायिक रूप से चलने वाला ये राष्ट्रोत्थाना ब्लड बैंक आसान दरों पर रक्त उपलब्ध कराता है, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मैंने यहाँ दी जाने वाली सुविधाएं देखी है। मैं सोचता हूँ कि ये बेंगलोर का सबसे अच्छा ब्लड बैंक है। कर्नाटक प्रदेश की ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने इसे एक क्षेत्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन केंद्र का दर्जा दिया है। ब्लड बैंक की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की सेवा की जा सके। आरएसएस को इस बात से पूर्ण संतुष्टि है कि उसके इस कदम से अभी तक लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है। 8 लाख से अधिक खून की बोतलें लोगों में बांटी जा चुकी हैं। संकट में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए आरएसएस ने बहुत से प्रकल्पों की शुरुआत की है। हर सुबह सूर्योदय से पहले सेवा भारती के स्वयंसेवी और कार्यकर्ता कैलीकट मेडिकल कॉलेज के सामने बने अन्नपूर्णा अन्नदान केंद्र पहुंच जाते हैं। वहां वे अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए अल्पाहार बनाते हैं। खाने का वितरण सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। हर रोज लगभग 500 से 700 लोगों को यहाँ अल्पाहार दिया जाता है। पिछले 18 दिनों से हम रोज यहाँ से खाना ले रहे हैं। ये प्रकल्प हम जैसे लोगों के लिए लाभदायक है। आरएसएस के सभी सेवा मूलक प्रकल्पों की भांति ही ये प्रकल्प भी नगर के लोगों की सहभागिता और उदारता पूर्वक दिए गए दानों के आधार पर ही चलता है। लोग अपने बच्चों के जन्म की खुशी में या फिर अपने प्रियजनों की याद में अनाज, दूसरी चीजें और एक दिन का खाना दान में देते हैं। बार बार आने वाली आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, रेल दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने के लिए आरएसएस अपने स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण दे रही है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भूकंप और 2004 की सुनामी के द्वारा की गई विनाश लीला एवं मृत्यु के तांडव के दौरान आरएसएस ने एक बड़े स्तर पर राहत कार्यों का संचालन किया। गुजरात के संदर्भ में इंडिया टुडे पत्रिका ने लिखा था, इस बात को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की कड़ी निंदा करने वालों को भी स्वीकार करना पड़ा कि गैर सरकारी स्तर पर बचाव और राहत कार्यों में संघ सबसे आगे था। इस कथन से संघ परिवार के प्रति सद्भावना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। प्रशिक्षित स्वयंसेवक अपनी दक्षता, निपुणता और तत्परता के कारण ही कम समय में देश के किसी भी कोने में बड़े राहत कार्य को अंजाम दे सकते हैं।
दक्षिण भारत के समुद्र तट में सुनामी के आने के 1 घंटे के अंदर ही आरएसएस के स्वयं सेवियों ने चेन्नई, नागापट्टिनम, कुडलोर, कन्याकुमारी और पांडिचेरी में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। राहत कार्यों के शुरुआती कुछ घंटों में ही सैकड़ों लोगों को बचाया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तबाही की तस्वीर साफ होते ही आरएसएस का पीड़ितों के लिए बचाव कार्य करने का निश्चय भी दृढ़ हो गया। शरण स्थली और अस्पतालों की स्थापना की गई और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया। भोजन की व्यवस्था की गई, कपड़े आदि उपलब्ध कराए गए। कुछ ही दिनों में स्वयंसेवकों ने मलबे से 2475 शवों को निकाला और उनका अंतिम संस्कार उनके मजहबी रीति रिवाजों के साथ किया गया। आपदा से बचे हुए लोगों के स्थायी पुनर्वसन का काम बहुत आवश्यक है। गुजरात भूकंप में भुज और आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मौतें और बर्बादी हुई थी। आरएसएस ने सेवा भारती के साथ मिलकर 108 से भी अधिक गांवों के पुनर्वसन की चुनौती को स्वीकार किया। इसमें 14 को एक नए सिरे से बसाया गया। अटल नगर छपरेडी गांव भी दूसरे गांवों की तरह बर्बाद हो गया था। 1000 से भी ज्यादा हिंदू और मुसलमान बेघर हो गए थे। भूकंप में हमारा पूरा गांव तहस नहस हो गया। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे गांव को खड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद सेवा भारती ने हमारे गांव को खड़ा करने का जिम्मा लिया। उन्होंने 2-3 साल में पूरा गांव खड़ा कर दिया। गांव में हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल, ग्राम पंचायत, पानी, सब सुविधा हमें मुहैया करवाई और हमारे गांव को खड़ा कर दिया और हम फिर से अच्छी तरह से जीने लगे। सेवा भारती ने हमारी बहुत मदद की है। सेवा भारती ने हमारे बीच एक आशा की किरण जगाई, इसलिए हम सब आगे आए। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतना अच्छा गांव मिलेगा। एक अति आवश्यक मुद्दा रहा है कि गुजरात के शैक्षणिक ताना बाना की पुनर्स्थापना में सहायता और भूचाल से प्रभावित परिवारों के लिए ये संभव कर देना कि वे अतिरिक्त आर्थिक दबाव के बिना अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सेवा भारती ने अपने दानियों और सरकार की मदद से 70 स्कूलों की स्थापना की है। भुज से 90 किलोमीटर दूर इंडिया ब्रिज जाने वाले मार्ग पर सेवा भारती ने काला डोंगर की पहाड़ियों में पूजनीय भगवान दत्त के मंदिर की पुनर्निर्माण किया और बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। सुनामी से तबाह हुए इलाकों में सेवा भारती ने लोगों के पुनर्वसन के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई, जिसमें स्थानीय लोगों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इनमें स्वास्थ्य सेवा इकाइयां, स्कूल, बच्चों और औरतों के लिए कंप्यूटर और सिलाई केंद्र, नाव की मरम्मत के केंद्र, मछली पकड़ने के लिए जाल वितरण और दानियों की मदद से साफ पानी का प्लांट लगाना मुख्य है। सेवा भारती तमिलनाडु ने 376 प्रभावित गांवों में से 284 प्रभावित गांवों को राहत दी। अगले कुछ सालों में इनमें से 178 गांवों के लोगों को स्थायी निवास मिल जाएंगे। सेवा भारती ने न केवल पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराया, बल्कि चिकित्सा शिविर भी लगाए, शिक्षा के लिए स्कूल भी बनवाए। उन्होंने हमें अभी अस्थायी घर भी उपलब्ध कराए और भविष्य में 800 स्थायी घर बना रहे हैं, जिससे हम एक बेहतर और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है। फिर भी अधिकतर किसान और आदिवासी अलग थलग एवं दीनहीन हैं।
इस बात का मुख्य कारण है एक ऐसी पद्धति का अभाव होना जो जीवन यापन के लिए जारी रख सकने वाली कृषि संबंधी क्रियाकलाप, अर्थोपार्जन के वैकल्पिक संसाधन, बच्चों की शिक्षा एवं महिलाओं का शक्तिकरण कर सके। 1983 में विकास भारती ने झारखंड के विशुनपुर और आसपास के 11 गांवों में अपना काम शुरू किया था। श्री अशोक भगत, प्रशिक्षित इंजीनियर्स के एक समूह, आरएसएस से जुड़े कुछ वैज्ञानिक एवं एबीवीपी की अगुवाई में स्थानीय समुदाय की गहन सहभागिता से ये परियोजना वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों के आधार पर इस क्षेत्र का विकास कर रही है। बच्चों के लिए विकास भारती स्कूलों की एक श्रृंखला बना रही है। ये सभी श्रम निकेतनों से जुड़े हुए हैं, जहां दूर दराज से आए हुए वनवासी छात्रों को रहने और खाने की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। विकलांग अपाहिज बच्चों के लिए विकास भारती जात्रा भगत आश्रम भी चलाती है। आश्रम में आने से पहले कलशमणि कुमारी का भविष्य अंधकारमय था। 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, अभी पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ। पहले चल नहीं पाती थी, घुटना चलती थी, अभी ऑपरेशन हुआ है तो अभी चलती हूँ। साबुन उबुन भी बनाते हैं हम लोग, कुर्सी उर्सी बिनाई भी होती है, काम सब करते हैं। छुट्टी क्लास पढ़ाई करते हैं, उसका छुट्टी उट्टी होती है तो काम सब करते हैं। आश्रम के स्वयं सेवक वनवासी क्षेत्रों में जाकर विकलांग बच्चों के माँ बाप को इन बच्चों को आश्रम की देखरेख में भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। आरएसएस का ये मानना है कि विकास भारती की इन परियोजनाओं को उदाहरण मानकर भारत के ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों के विकास का ताना बाना खड़ा किया जा सकता है। जब दादा साहेब साफेकर के परिवार को इस बात का पता चला कि उनको कुष्ठ रोग है, तो उन्हें अपना पैतृक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। केवल अपनी अर्धांगिनी पद्मा ताई की सहायता से साफेकर ने जल्द ही इस बात को महसूस किया कि कुष्ठ रोग से पीड़ित सभी लोगों को समाज का तिरस्कार और विरोध झेलना पड़ता है। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए साफेकर ने आरएसएस की मदद से एक ऐसी संस्था खोली जिसमें कुष्ठ रोगियों के इलाज के साथ उनका आर्थिक पुनर्वसन भी होता है। इस सामाजिक कुरीतों के विरुद्ध साफेकर की लड़ाई ने ही आशा की एक किरण जगाई, जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र के ताले गांव में स्थापना हुई उद्योग धाम की। पिछले कुछ दशकों से आरएसएस साफेकर के साथ मिलकर उद्योग धाम के विकास के लिए काम कर रही है। इसके फलस्वरूप यह संस्थान 15,000 से भी ज्यादा कुष्ठ रोगियों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हो सका है। 8 साल हो गए इधर मैं आया, अभी अच्छा दवा पानी खाता है, अभी ठीक है। 8 साल से खड़ों का काम करता है, कारखाने में फाइल का काम करता है। साफेकर जैसे कई लोग जिन्हें परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया था, अब पूरी तरह ठीक होकर और नए व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर अपने घरों को लौट चुके हैं। महाराष्ट्र के यंगमरवाड़ी में व्याप्त घिसी पिटी सामाजिक भ्रांतियों को संघ लगातार चुनौती दे रहा है। यमगरवाड़ी में एक ऐसा आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसके अंतर्गत पारधी जैसी जनजातियों, जिन्हें समाज अपराधी मानता है, उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वसन की योजना बनाई गई। उनको शिक्षा प्रणाली देना, उनको रहन सहन, उनको उद्योग धंधा काम धाम देना, ऐसे 22 प्रकार के प्रकल्प भटके मुक्त विकास परिषद की ओर से महाराष्ट्र में शुरू है। सदियों से इन घुमक्कड़ों के साथ नाइंसाफी होती रही है और कानून के रखवाले इन्हें बलि का बकरा बनाते रहे हैं। अभी भी कई परिधि बच्चों का जन्म जेल में होता है। मैं यहाँ पढ़ती हूँ। मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे माँ बाप अभी भी जेल में हैं। माँ जल्द ही छूटने वाली है। जहां यमगरवाड़ी में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, वहीं बड़ों को कृषि और अन्य धंधों को अपनाकर एक ही जगह में स्थायी रूप से बस जाने की प्रेरणा दी जा रही है। पिछले कुछ सालों में यमगरवाड़ी के काम से लगभग 10,000 परिधि लाभान्वित हुए हैं। पुनर्वसन की ये प्रक्रिया अब दूसरे समुदायों के बीच भी शुरू की गई।
जिनमें गोपालक या पहलवान शामिल हैं, जो शिवाजी और महाराणा प्रताप के अनुयायी हैं। सदियों से ये लोग अपनी जीविका नौटंकी खेलकर कमाते आए हैं, लेकिन वर्तमान में जब मनोरंजन के दूसरे साधन अधिक प्रचलित हो गए हैं, ऐसे में गोपालकों के लिए 2 जून की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो गया है। इस महत्वपूर्ण समुदाय को गरीबी के गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए आरएसएस ने अनेक कदम उठाए हैं। बहुत से प्रकल्प के माध्यम से उन्हें एक स्थान पर रहने के फायदों के बारे में समझाया जा रहा है और इस प्रक्रिया के प्रतिफल मिलने लगे हैं। बच्चों के लिए एक स्कूल भी चल रहा है। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है ताकि वे परिवार की आय में योगदान दे सकें। भारतीय संविधान लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पुरातन काल से ही चली आ रही सामाजिक कुरीति के कारण महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। आज भी लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ दशकों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात पुरुषों की संख्या के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। इसका जिम्मेदार दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, शिक्षा का निम्न स्तर जैसी सामाजिक बुराइयां हैं। भेदभाव को मिटाने के लिए आरएसएस महिलाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए काम कर रहा है। आरएसएस बालिकाओं के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था पर जोर दे रहा है और ये बात उसके सभी शैक्षणिक और सामाजिक प्रकल्पों में दिखाई देती है। अशिक्षित महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। वहां उन्हें उनके और उनकी बच्चियों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे केंद्र पूरे देश में फैले हुए हैं, जैसे कि जम्मू का संजीवनी केंद्र। आसाम के तेजपुर में माधव सेवा सदन, जो कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है, जैसे कंप्यूटर और सिलाई। दूर दराज के इलाकों में जैसे आसाम के चाय बागानों में बसे आईगुड़ी में चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं के पास अस्थायी काम होता है। यहाँ सेवा भारती इन महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, चित्रकारी और खिलौने बनाने जैसा काम सिखाती है। विशेष कार्यशालाओं के माध्यम से केरल के शक्ति जैसे संगठनों के द्वारा महिलाओं में स्वावलंबन के अन्य माध्यम खोजे जा रहे हैं। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन की महिला शाखा शक्ति मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती है। गरीब महिलाएं आसानी से मशरूम उत्पादन कर उसे बाजार में बिना किसी परेशानी के बेच सकती हैं। इन प्रयासों को और अधिक कारगर बनाने के लिए पूरे देश में स्व सहायता समूहों को बड़ी संख्या में शुरू किया गया है। इस मौलिक पहल से महिलाएं अपने संसाधनों को एक जगह इकट्ठा कर लघु उद्योग चलाती हैं। भुज के आसपास के गांवों में सेवा भारती के स्वयं सेवकों ने महिलाओं को पारंपरिक कपड़ों पर कढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया है। अब ये जब सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ गई हैं तो कुछ ना कुछ करती रहती है। मीटिंग होती है तो मीटिंग में भी ये अपने बारे में सोचती हैं, घर के बारे में भी सोचती हैं। अब इनको हाथ फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये खुद काम करती हैं तो इनकम भी होगी और ये किसी को दे सकती है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेवा भारती कढ़ाई के लिए जरूरी सारा सामान जैसे सुई, धागा और कपड़े उपलब्ध कराती है। अंतिम उत्पादों को महिलाओं से खरीदकर आगे बेच दिया जाता है। आई तो ही फायदे थे न, बारह नहीं सको बैंक में पैसा भर सको, बचत में अति सको। केरल के केलिकट में ही 75 से अधिक स्व सहायता समूह छोटे छोटे व्यवसाय चला रहे हैं, जिनमें उचित मूल्यों वाली राशन दुकान की एक श्रृंखला भी है। केरल के अलुबा नामक स्थान पर माधव भक्त सूरदास स्वाश्रय केंद्र एक स्व सहायता समूह है, जो नेत्रहीन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है। यहाँ ये कृष्णा ज्योति छाप वाली अगरबत्ती बनाती हैं, जिन्हें बेच दिया जाता है। सुजाता इस समूह की प्रमुख हैं, जो इस पुण्य काम में लगी हुई हैं।
हमने इसकी शुरुआत इसलिए की ताकि हम इन नेत्रहीन लड़कियों को काम दे सकें और उन्हें स्वावलंबी बनने का मौका दें। आरएसएस एवं उससे प्रेरणा लेकर काम करने वाले संगठनों के सेवा कार्य भौगोलिक दृष्टि से सदियों से अलग थलग पड़े, सामाजिक दृष्टि से तिरस्कृत और आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्गों की मुक्ति के लिए समाज सेवा के अद्भुत प्रतीक हैं। अपने समाज को सशक्त एवं वैभव संपन्न बनाने के लिए भारत के सभी लोगों की भागीदारी के साथ ये एक अद्भुत प्रयास है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक या राजनीतिक उत्कर्ष का मंत्र निहित है। 2 दशकों से कम में ही समाज कल्याण के कार्यक्रमों की संख्या 60,000 से ऊपर पहुंची है, जिससे पूरे देश में लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। किंतु भारत के लोगों को मिल रही चुनौतियों और संघ संस्थापक के सपनों को ध्यान में रखते हुए ये अद्भुत प्रयास बस एक शुरुआत है।